हेलो। Hello everyone. Hello everyone. Are you getting my voice? यस मैम। तो स्टार्ट करें या फिर वेट करें बाकी लोगों का? अभी 3 बजने में 4 मिनट बचते हैं तो थोड़ा वेट कर लेते हैं। 2-3 मिनट और वेट कर लेते हैं, राइट? अच्छा, अभी तक हमने क्या पढ़ा डायनामिक प्रोग्रामिंग में बताना। 4th यूनिट डायनामिक प्रोग्रामिंग में अभी तक हमने क्या पढ़ा? मैम अभी बताऊं? वेट। हाँ, यूनिट 4 डायनामिक प्रोग्रामिंग। हाँ मैम। मैम पहले ग्रिडी मेथड पढ़ा फिर नहीं, मैम हम यूनिट 4 की प्रॉब्लम बात करेंगे। यूनिट 3 वाला अभी आप रहने दीजिए, उसको ग्रीडी मेथड्स नहीं पढ़ेंगे। डायनामिक प्रोग्रामिंग में हमने पहले क्या पढ़ा कि वो किस डिजाइन टेक्निक पे बेस्ड है? डायनामिक प्रोग्रामिंग किस डिजाइन टेक्निक को यूज करता है? डिवाइड एंड कॉन्कर। डिवाइड एंड कॉन्कर। डिवाइड एंड कॉन्कर से डिफरेंट क्या है इसमें? क्या करते हैं हम डायनामिक प्रोग्रामिंग में? वो सारे सब प्रॉब्लम्स के आंसर को एक टेबल के फॉर्म में चेंज मतलब सेव करता जाता है। हाँ, मतलब सारे सब प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन जो है, आंसर्स को हम सेव करते हैं एक डेटा स्ट्रक्चर में, जो कि टेबल हम एज अ ग्लोबल एरे यूज करते हैं, विच इज कॉल्ड टेबल। एंड व्हाट एल्स? और किस तरीके की प्रॉब्लम डायनामिक प्रोग्रामिंग से सॉल्व होती है? ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, जो कि ग्रीडी में भी था। ग्रीडी में भी हम ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। और किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो, उसको हम डायनामिक प्रोग्रामिंग से सॉल्व कर सकते हैं, बट इट कैन बी एक्सपोनेंशियल टाइम 2 टू द पावर n हो सकता है, लेकिन सारी प्रॉब्लम्स क्या होंगी? सॉल्व हो जाएंगी यूजिंग डायनामिक प्रोग्रामिंग। 4 स्टेप्स हैं इसमें। पहला है कैरेक्टराइज करेंगे हम अपने ऑप्टिमल सॉल्यूशन का स्ट्रक्चर। फिर रिकर्सिवली अपने सब प्रॉब्लम्स को कैलकुलेट करेंगे ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए। देन वी विल कंप्यूट। और एक हम बॉटम ऑफ फैशन यूज करते हैं किसमें? डायनामिक प्रोग्रामिंग में। तो हम उस फैशन में अपनी प्रॉब्लम्स को कंप्यूट करेंगे, सॉल्यूशन को, देन कंस्ट्रक्ट करेंगे अपना ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ये 4 स्टेप्स याद रखना। दीज आर द 4 स्टेप्स दैट इन्वॉल्व्स इन डायनामिक प्रोग्रामिंग। कैरेक्टराइज, रिकर्सिवली, कंप्यूट एंड कंस्ट्रक्ट। ठीक है? और ये बेस्ड है किस पे? प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी पे। डायनामिक प्रोग्रामिंग जो होता है वो प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी पे बेस्ड है। और इसमें क्या होता है? व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी? स्क्रीन पे पॉइंट 2 क्या लिखा है?
ये क्या लिखा है? प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी क्या है क्लास? बताइए। व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी? हम जो भी सब प्रॉब्लम्स बनाते हैं, जो भी सब सीक्वेंसेस बनाते हैं, उसको हम मतलब हर सब प्रॉब्लम का एक ऑप्टिमल सोल्यूशन निकालते हैं। तो उसके सीक्वेंस को मतलब हम अपना, हमें क्या चाहिए? ऑप्टिमल सोल्यूशन चाहिए एट द एंड। तो वो ऑप्टिमल सोल्यूशन गेन करने के लिए हम हर बार सब सीक्वेंसेस का, सब प्रॉब्लम्स का ऑप्टिमल सोल्यूशन निकालते हैं। तो वो डिसीजन जो सीक्वेंस होता है कि इसके बाद ये, मतलब फॉर एग्जांपल एक नोड से दूसरे नोड जाना है मुझे विद शॉर्टेस्ट पाथ, तो हमने उस पहले नोड से कौन से नोड को सिलेक्ट किया है, फिर उसके बाद कौन से नोड को सिलेक्ट किया है। तो दैट सीक्वेंस ऑफ डिसीजंस जो हम ले रहे हैं हर स्टेप के बाद, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी। और डायनामिक प्रोग्रामिंग इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम को आप प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी से सॉल्व नहीं कर सकते, इट मींस दैट प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व बाय यूजिंग डायनामिक प्रोग्रामिंग डिजाइन टेक्निक। ठीक, इसके बाद हमने पढ़ा था इनमें डिफरेंस, डायनामिक प्रोग्रामिंग और डिवाइड एंड कॉन्कर में डिफरेंस पढ़ा था, और GD मेथड और डायनामिक प्रोग्रामिंग में डिफरेंस पढ़ा था। ये आप लोग नोट से देख लीजिएगा। इसके एप्लीकेशन या फिर कौन कौन से प्रॉब्लम्स हम डायनामिक प्रोग्रामिंग से सॉल्व कर सकते हैं। फिबोनाची सीरीज, लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस, 0 1 एब्स्ट्रैक्ट, ये सारे प्रॉब्लम थे। अब इसमें फिबोनाची सीरीज सिलेबस में नहीं है, लेकिन इट्स कॉमन फिबोनाची सीरीज प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट ऑफ डायनामिक प्रोग्रामिंग। तो एक बार प्लीज गो थ्रू द नोट्स। और हम क्या कर रहे हैं, एक फंक्शन कॉल, मतलब हम क्या करते हैं डायनामिक प्रोग्रामिंग में, किसी भी प्रॉब्लम के अंदर मल्टीपल फंक्शन कॉल जो रिपीट हो रहे हैं उनको हम सेव कर लेते हैं डेटा स्ट्रक्चर ग्लोबल एरे में, विच इज नोन एज टेबल, और उसको रिकर्सिवली या फिर उसको बार बार यूज कर सकते हैं टू कैलकुलेट दी ऑप्टिमल सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। तो उसके लिए जब भी हम डायनामिक प्रोग्रामिंग से रिलेटेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं, तो उससे हम कंसिडर करते हैं हमारे डिस्टिंक्ट फंक्शन कॉल्स। डिस्टिंक्ट फंक्शन कॉल्स मतलब जो भी हमारे डिफरेंट फंक्शन कॉल्स हैं। जैसे कि फिबोनाची सीरीज के अंदर हमारे n डिस्टिंक्ट फंक्शन कॉल्स होते हैं। मतलब अगर मुझे फिबोनाची ऑफ 6 निकालना है, तो मुझे उसके लिए फिबोनाची ऑफ 5 4 3 2 1 0, सिर्फ इतने डिस्टिंक्ट फंक्शन कॉल्स चाहिए। ये सारे डिफरेंट फंक्शन कॉल्स हैं। बाकी जितने भी फंक्शन कॉल्स होंगे वो सारे क्या होंगे? रिपीटेड होंगे। तो डायनामिक प्रोग्रामिंग के लिए हमेशा कंसीडर करते हैं हम डिस्टिंक्ट फंक्शन कॉल्स। देन नेक्स्ट था हमारा 0 1 नैपसैक। हमने अभी तक ग्रीडी मेथड से पढ़ा था फ्रैक्शनल नैपसैक। फ्रैक्शनल नैपसैक में हम किसी भी ऑब्जेक्ट का फ्रैक्शन भी ले सकते थे, लेकिन 0 1 नैपसैक में वी हैव टू टेक द फुल ऑब्जेक्ट, हम उसका फ्रैक्शन नहीं ले सकते। तो उसके लिए हम यूज करते हैं डायनामिक प्रोग्रामिंग। उसमें हम क्या करते हैं, हम ये टेबुलेशन मेथड यूज करते हैं। टेबुलेशन मेथड में हमने अपने जो रोज जो टेबल है उसको फिल किया था प्रॉफिट के, मतलब प्रॉफिट से, और उसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज कर रहे थे VI, W वाला। इस फॉर्मूला से आप ये टेबल फिल करने की कोशिश करना। प्लस क्या है कि एक प्रॉब्लम दिया था, ये किसी ने सॉल्व किया? एनी वन ऑफ यू बताइए। क्लास यस मैम। किसी ने ये नैपसेक वाला प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की टेबुलेशन मेथड से? चलो इसको ट्राई कर लेना। फिर हमने रिकर्सिव प्रोग्राम पढ़ा था 0 1 नैपसेक का। उसके अंदर जो रिकरेंस रिलेशन था उसमें 3 डिफरेंट फंक्शंस थे, और इससे हमने इसका टाइम निकाला m into n, वी गो ऑफ m into n, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी सेम था। ठीक है,
इसका प्रोग्राम आप लोग चेक कर लेना एक बार। अब नेक्स्ट टॉपिक है लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस। आज हम इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस इज अनदर प्रॉब्लम इन डायनेमिक प्रोग्रामिंग। ठीक है, ध्यान से सुनना, किसी से भी रिलेटेड नहीं है, तो पिछला वाला अगर नहीं भी रिवाइज किया या नहीं भी पढ़ा है तो कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, टॉपिक है लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस। सबसीक्वेंस का मतलब क्या है? सबसीक्वेंस हम सीक्वेंस के अंदर अगर कोई सीक्वेंस है तो मतलब कोई अगर बड़ा मुझे सीक्वेंस, मुझे कोई कैरेक्टर्स का स्ट्रिंग दिया, मतलब कोई नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दिए किसी भी स्ट्रिंग में, तो वो एक सीक्वेंस हुआ उन कैरेक्टर्स का, उसमें से अगर मुझे कुछ पोर्शन निकालना है दैट विल बी सब सीक्वेंस। अब लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस क्या है? प्रॉब्लम क्या है? दो सीक्वेंसेस दिए होंगे, ये देखो प्रॉब्लम में क्या लिखा है, गिविंग टू सीक्वेंसेस। हमें निकालना है लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट सीक्वेंस, लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस प्रेजेंट इन बोथ ऑफ देम। मींस हमें ऐसा एक सब सीक्वेंस निकालना है जो दोनों के अंदर हो, जो दोनों में प्रेजेंट हो, ऐसा लॉन्गेस्ट निकालना है। तो सब सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस है दैट अपीयर्स इन सेम रिलेटिव ऑर्डर बट नॉट नेसेसरली कॉन्टिन्यूअस। मतलब क्या है कि अगर ये एग्जांपल देखो नीचे, ह्यूमन, चिंपैंजी, ये एग्जांपल देखना, इसमें मतलब जो सब सीक्वेंस है, लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस में जो सब सीक्वेंस है वो ऑर्डर तो उसका सेम होना चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल मैं इसमें सेलेक्ट कर रही हूँ, अगर एक सेकेंड, अगर मैं फॉर एग्जांपल सेलेक्ट कर रही हूँ ये H, दिस H, तो H के बाद M जो रहेगा इसका ऑर्डर तो सेम होगा। ऑर्डर मतलब H के बाद ही M आएगा, लेकिन कॉन्टिन्यूअस हो या ना हो डजंट मैटर। ठीक है, मतलब मैंने पहले क्या किया, मेरा मैच क्या कर रहा है, H मैच कर रहा है चिंपैंजी के C H वाले से, फिर M मैच कर रहा है चिंपैंजी के M से, फिर A मैच कर रहा है P के बाद वाले A से, फिर N मैच कर रहा है लास्ट N से। तो मतलब जो मैचिंग है, जो सब सीक्वेंस निकल रहा है वो रिलेटिव, मतलब ऑर्डर तो उसका सेम है कि H के बाद ही M आएगा। इसमें देखो H पहले आएगा, फिर M आएगा और फिर N आया है। ठीक है, मतलब ऑर्डर तो यही रहेगा, लेकिन हमारा कॉन्टिन्यूअस हो या ना हो डजंट मैटर। कॉन्टिन्यूअस का मतलब कि इनका ऐसा नहीं है कि H के तुरंत बाद वाले कैरेक्टर को हमें लेना है, M के तुरंत बाद वाले कैरेक्टर को हमें लेना है। तो हमारा मोटो क्या है कि हमें एक लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस निकालना है। किसी भी दो सीक्वेंस से मुझे सब सीक्वेंस चाहिए। और सब सीक्वेंस कैसे बनता है कि मतलब जो मैचिंग हो कैरेक्टर्स की, वो ऑर्डर तो सेम हो लेकिन कॉन्टिन्यूअस नहीं हो, ये भी चलेगा। ठीक है, जैसे टर्मिनेटर और थर्मोमीटर में देखो, पहला T मैच हो रहा है, फिर E, फिर R मैच हो रहा है, M मैच हो रहा है, और ये वाला M इस वाले M से भी मैच हो रहा है। ठीक है, मतलब टर्मिनेटर का M दो M से मैच हो रहा है थर्मोमीटर के। उसके नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है, T एंड देन R। तो इसका लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस क्या हो जाएगा? लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस हो जाएगा T E R M T R। ठीक है, अब एक चीज देखना, ये वाला जो M है T E R M वाला जो M है, ये दोनों में से किसी भी M के साथ मैच हो सकता है, या तो इसके साथ और या फिर इसके साथ, किसी भी M के साथ मैच हो सकता है। लेकिन जो लेंथ रहेगा किसका, लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस का, वो दोनों केस में सेम रहेगा। समझ में आया क्या होता है? किसी को नहीं आया तो प्लीज बताओ। जैसे कि आपने बोला था कि H पहले आएगा, अगर मैं हाँ, ये यहाँ पे ह्यूमन में, चिंपांजी में अगर M पहले आता और H बाद में आता तो मैच ही नहीं करता ऐसे ना, होगा क्योंकि क्या? देखो मैच कैसे करना शुरू करेंगे हम, पहले कैरेक्टर से ना। मतलब अगर मैं फॉर एग्जांपल नॉर्मल मेथड से मैच करना शुरू करती हूँ तो मैं पहले कैरेक्टर से करूंगी। ऐसा तो नहीं कर सकती कि पहले हमने M को किया फिर H को किया। हम दोनों ही सीक्वेंसेस के फर्स्ट कैरेक्टर से मूव करेंगे और चेक करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं ह्यूमन को चेक कर रही हूँ, वही वाला अभी हम यही टेक्निक अप्लाई करेंगे कि हम कैसे करते हैं। तो लेकिन अभी हम सिर्फ ये बता रही हूँ कि सब सीक्वेंस होता क्या है, ये तो समझ में आया ना सब सीक्वेंस क्या होता है, हाँ मैम। कि कितने मैक्सिमम कैरेक्टर्स रिलेटिव ऑर्डर में हमारे दोनों सीक्वेंसेस में मैच कर रहे हैं, कितने मैक्सिमम कैरेक्टर्स। ठीक है, वो हमारा हो जाएगा लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस। मतलब कितने ज्यादा कॉमन कितने ज्यादा कॉमन कैरेक्टर्स हैं उसी ऑर्डर में, कॉन्टिन्यूस से मतलब नहीं, उसी ऑर्डर में कितने ज्यादा मैक्सिमम कैरेक्टर्स मैच कर रहे हैं दो सीक्वेंसेस में।
ठीक है, ये हमारा प्रॉब्लम है। कैसे करना है वो अभी देखेंगे। ठीक है, ठीक है, सबको समझ में आया? यस मैम। अब एक चीज देखो, फॉर एग्जाम्पल ब्रूट फोर्स से करते हैं इसको, मतलब नॉर्मल अप्रोच से अगर करते हैं तो नंबर ऑफ डिफरेंट पॉसिबल सबसीक्वेंसेस ऑफ ए स्ट्रिंग विद अ लेंथ n हमने दिया है। अच्छा, अगर मुझे मतलब नंबर ऑफ सबसीक्वेंसेस कितने बन सकते हैं किसी भी n लेंथ के स्ट्रिंग से? 1 to n minus 1, ठीक है, इतने नंबर ऑफ सबसीक्वेंसेस बन सकते हैं। मतलब कोई सबसीक्वेंस हो सकता है जिसमें एक कैरेक्टर हो, कोई सबसीक्वेंस हो सकता है जिसमें 2 कैरेक्टर्स हो, कोई सबसीक्वेंस हो सकता है जिसमें 3 कैरेक्टर। तो ऐसे कितने बनेंगे? 1 to n minus 1, ठीक है। अब अगर यही चीज हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से करें, अगर नॉर्मल मेथड से करें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के, तो कितने कॉम्बिनेशंस होंगे जिसमें एक एलिमेंट होगा? n एलिमेंट्स में से कितने ऐसे कॉम्बिनेशंस होंगे जिसका सबसीक्वेंस एक कैरेक्टर का होगा सिर्फ? मतलब फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी स्ट्रिंग ली लेकिन सिर्फ उसमें एक ही कैरेक्टर मैच किया फॉर एग्जांपल, तो कितने कॉम्बिनेशंस होंगे जिसके अंदर एक ही एलिमेंट हो? हमने ले लिया n में से 1, मतलब nc1, कितने कॉम्बिनेशंस हुए? nc1, एन ठीक है। इसी तरीके से अगर 2 एलिमेंट्स मैच कर रहे हैं तो ऐसे कितने कॉम्बिनेशंस हो जाएंगे? nc2, ठीक है। हो सकता है कि एक भी कैरेक्टर मैच ना कर रहा हो n लेंथ के स्ट्रिंग में से, तो nc0 हुआ। फॉर एग्जांपल 1 कैरेक्टर मैच कर गया तो nc1 हो गया, 2 कैरेक्टर्स मैच कर गया तो nc2 हो गया। तो ये कॉम्बिनेशंस है कि कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं n स्ट्रिंग में से। तो टोटल अगर इसको सम करोगे ncn तक तो ये आ जाएगा 2 to the power n, ठीक है। ये सीरीज 2 to the power n देगी विच इज एक्सपोनेंशियल। हम क्या बोल रहे थे कि हम नॉर्मल प्रॉब्लम ब्रूट फोर्स से भी सॉल्व करते हैं लेकिन उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्सपोनेंशियल हो जाती है, इसीलिए हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग यूज करते हैं, ठीक है। सो अगर हम सो स्ट्रिंग ऑफ लेंथ n हैज n इंटू, मतलब n लेंथ की स्ट्रिंग के लिए इतने कॉम्बिनेशन है 2 to the power n कॉम्बिनेशन, विच इज वेरी मच। तो हम इसको कम करने के लिए, मतलब हमारा जो एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रहा है वी गो ऑफ 2 to the power n, इसको कम करने के लिए हम यूज करते हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग। क्योंकि अभी हमारा क्या हो रहा था, हमने सारे कॉम्बिनेशन, मतलब हमने क्या किया, इनमें ये जो ले रहे हो तुम सीरीज जो बन रहा है nc0 प्लस nc1 प्लस nc2, इसमें बहुत सारे ऐसे फंक्शन कॉल्स होंगे जो रिपीट हो रहे होंगे, इसीलिए इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्सपोनेंशियल आ रहा है। तो हम ये यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे डायनेमिक प्रोग्रामिंग। हमारा मेन स्टडी है डायनेमिक प्रोग्रामिंग से हम LCS कैसे निकालते हैं, लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस कैसे निकालते हैं यूजिंग डायनेमिक प्रोग्रामिंग। अच्छा, देखो दो सीक्वेंसेस हैं x और y, ये x1 से शुरू हो रहा है xn तक, y1 से शुरू हो रहा है yn तक, ठीक है। मतलब इसको मैंने n से डिनोट किया है, इसको y से डिनोट किया फॉर एग्जाम्पल। जब हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग लगाते हैं लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस पे, तो हम क्या करते हैं, अपने लास्ट कैरेक्टर्स को कंपेयर करते हैं। क्या करते हैं हम? लास्ट कैरेक्टर्स को कंपेयर करते हैं, और अगर वो दोनों सेम है, फॉर एग्जाम्पल वो दोनों सेम है, अगर xn इज इक्वल टू yn है तो हम उसको रिटर्न कर देते हैं, अदरवाइज हम बाकी के कैरेक्टर्स को चेक करेंगे। तो इसका रिकरेंस रिलेशन देखो कैसे बनेगा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसका रिकरेंस रिलेशन कैसे बनेगा? अगर i इज इक्वल टू 0, j इज इक्वल टू 0, मतलब कि सीक्वेंस में कोई कैरेक्टर ही नहीं है, कोई मतलब कुछ है ही नहीं, तो ऑब्वियसली आंसर विल बी 0। लेकिन फॉर एग्जांपल i और j की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है और xi इज इक्वल टू yj, xi और yj हमें बता रहा है मेरे लास्ट कैरेक्टर को। डायनेमिक प्रोग्रामिंग जब हम लगाते हैं लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस में, तब हम सबसे पहले चेक करते हैं अपने लास्ट कैरेक्टर को। अच्छा, एक चीज बताओ, हम फर्स्ट कैरेक्टर से क्यों नहीं कर रहे हैं? फर्स्ट कैरेक्टर से क्यों नहीं कर रहे हैं क्लास? प्लीज थोड़ा सा सोच कर देखो। कीजिए, बताइए। चलो नेक्स्ट क्लास में बताना, ठीक है। तो इस रिकरेंस रिलेशन में क्या लिखा है, अगर xi इज इक्वल्स टू yj है, अगर xi इज इक्वल्स टू yj मतलब अगर लास्ट के दो कैरेक्टर्स मैच कर रहे हैं तो हम रिटर्न करते हैं 1 प्लस। 1 प्लस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम अपने LCS में जो मेरा लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस निकलेगा उसके अंदर मैंने एक कैरेक्टर को ऐड कर दिया।
LCS का मतलब है कि हमें कितनी लेंथ का सब सीक्वेंस मिला है। लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस हमें देता है कितनी लेंथ का सब सीक्वेंस तुमको मिला है दोनों सीक्वेंसेस को कंपेयर करने के बाद। तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस, क्योंकि लास्ट कैरेक्टर मैच कर गया। 1 प्लस उसके बाद हमने क्या किया, हमने इसी वाले रिकरेंस रिलेशन को कॉल किया i-1, j-1। एक एक माइनस हो गए ना, क्योंकि देखो जब लास्ट कंपेयर करके मैच कर गया तो उसको हटा देंगे, लास्ट वाले को हटा देंगे ना। जब ये मैच कर गया तो इस वाले को हम हटा देंगे। अब हम बाकी वाले को सॉल्व करेंगे ना इसको हटा के। तो बाकी क्या है हमारे पास, यस मैम। i-1 और j-1। अगर मैच नहीं करता है, फॉर एग्जाम्पल मैच नहीं करता है, तो हम क्या करेंगे, हम मैक्सिमम निकालेंगे, दोनों को माइनस करेंगे। मतलब एक बार मैं x वाले सब सीक्वेंस को माइनस करूंगी, एक बार मैं y वाले सीक्वेंस को माइनस करूंगी, और उन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा उसको हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, अगर xi माइनस yj मतलब अगर वो कैरेक्टर मैच नहीं करता है तो हम मैक्सिमम लेंगे i-1, j एंड i, j-1। तो ये रिकरेंस रिलेशन होगा। डायनेमिक प्रोग्रामिंग में जब भी हम लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस निकालते हैं, हम लास्ट वाले से कंपेयर करना शुरू करते हैं, और लास्ट वाला अगर मेरा मैच कर जाता है तो हम दोनों ही सीक्वेंसेस को -1 कर देते हैं और अपने LCS में 1 प्लस कर देते हैं, क्योंकि एक कैरेक्टर मैच कर गया। अगर मैच नहीं करता है तो मैक्सिमम निकाल लेते हैं, दोनों में से एक एक माइनस करके। ठीक, करना कैसे अभी इसको, ये रिकरेंस रिलेशन समझ में आया सबको? ये बहुत टफ नहीं था, इट्स सिंपल कि हम दो स्ट्रिंग्स को कैसे मैच करते हैं। अच्छा, इसका बेस्ट केस, फॉर एग्जांपल हम बेस्ट केस की बात करते हैं कि सारे सीक्वेंस मैच कर रहे हैं, मतलब सारे कैरेक्टर्स मैच कर रहे हैं। ये देखो x = a a a a, y = b 4 times a लिखा है। मैंने कॉल किया c 4,4 पे, लास्ट कैरेक्टर को मैच किया, a a मैच कर गया, हमने क्या कर दिया 1 प्लस c 3 3 कर दिया। फिर इसको मैच किया, ये भी मैच कर गया, तो 1 प्लस 2,2 पे कॉल किया, a a मैच किया, फिर नेक्स्ट वाले पे कॉल किया 1 प्लस 1,1, फिर ये भी माइनस किया और c 0,0 पे मैच किया। इसके बाद हम इसको स्टॉप कर देंगे। तो बेस्ट केस में हमारे पास कितने फंक्शन कॉल्स हैं, कितने डिफरेंट फंक्शन कॉल्स हैं? बेस्ट केस में हमारे पास है 5 डिफरेंट फंक्शन कॉल्स। मतलब जो मेरे सीक्वेंस का साइज रहेगा वो मेरा उससे +1 करके मुझे बेस्ट केस मिल सकता है। लेकिन ये तो सिंपल है, अभी इसका वर्स्ट केस देख लेते हैं एक बार, फिर इसके बाद इसका वो बताऊंगी करना कैसे। वर्स्ट केस में क्या होगा कि एक भी सीक्वेंस मैच नहीं कर रहा, ये हमारा वर्स्ट केस है। तो अब देखो वर्स्ट केस में क्या हो रहा था गाइस, यहाँ हो रहा था ये मेरा वर्स्ट केस कंडीशन है, i-1, j c i, j-1, और ये वाला मेरा बेस्ट केस है। जो रिकरेंस रिलेशन में सेकंड वाला है वो है मेरा बेस्ट केस, जो थर्ड है वो मेरा वर्स्ट केस। ठीक है, वर्स्ट केस में देखो हम क्या करते हैं, अगर c 4,4 हमने दिया तो मतलब क्या होगा, 4,4 पे पहले मैंने a और b को मैच किया, नहीं मैच किया, तो मैंने क्या किया, एक बार i को -1 कर दिया, एक बार j को -1 कर दिया। दो डिफरेंट कॉल्स है ना, जैसे ट्री बन रहा है ना ये भी, क्योंकि दो चीजें हो रही है उसमें से मैक्सिमम निकालना है। इसी तरीके से जब 4,3 पे कॉल करोगे, एक बार i को माइनस किया, एक बार j को माइनस किया, फिर से क्या हो रहा है, दो फंक्शन कॉल्स हो रहे हैं और हर बार उनका मैक्सिमम ले रहे हैं। तो ये एक तरीके का बाइनरी ट्री बन जाएगा जो हम हमेशा करते हैं। अब बाइनरी ट्री की जो डेप्थ है, फॉर एग्जाम्पल जो इसका डेप्थ है वो क्या है, अगर ये फुल बाइनरी ट्री है तो इसके अंदर कितने नोड्स होंगे, अगर मैं बात करती हूँ 2 to the power n, लेकिन n यहाँ पर नहीं है क्योंकि यहाँ पर मे बी x का सीक्वेंस और y का सीक्वेंस अलग अलग हो सकता है, तो मैंने इसको लिया m और इसको लिया n फॉर एग्जाम्पल। तो टोटल जो डेप्थ रहेगी वो क्या हो जाएगी, n प्लस m, और कितने नोड्स हो जाएंगे, अगर ये प्लीज अगर फुल ट्री बनता है वर्स्ट केस में तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, वी गो ऑफ 2 to the power जो उसका टोटल नंबर ऑफ नोड्स होंगे, और टोटल नंबर ऑफ नोड्स जब तुम किसी भी उसके निकाल कर देखना वो हमेशा आएंगे n प्लस m मतलब जो साइज एक सीक्वेंस का है प्लस जो साइज दूसरे सीक्वेंस का है वो आएगा। ठीक, ये तो हो गया जब वर्स्ट केस में फुल बाइनरी ट्री बन रहा है। फुल ट्री बन रहा है तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ऑर्डर ऑफ 2 to the power n प्लस n। लेकिन डायनेमिक प्रोग्रामिंग के लिए क्या होता है, कुछ ओवरलैपिंग फंक्शन कॉल्स भी होंगे। ये जो 2 to the power n प्लस m है, मतलब फॉर एग्जांपल कि ये देखो एक चीज, अगर मैं इस ट्री को बनाऊंगी तो हो सकता है कि 3,2 कहीं और भी रिपीट हो रहा हो, 2,3 कहीं और भी रिपीट हो रहा हो, तो हमें वो नहीं लेंगे ना डायनेमिक प्रोग्रामिंग के लिए, उसमें हम लेंगे सिर्फ डिस्टिंक्ट फंक्शन कॉल्स, यूनिक सब प्रॉब्लम्स लेंगे। यूनिक सब प्रॉब्लम्स कितनी होंगी,
टोटल सब प्रॉब्लम्स है जब फुल बाइनरी ट्री बन रहा है, बिग O ऑफ 2 to the power n जो होता है, n आर द हमारा n लेवल रहता है, तो लेकिन इसमें लेवल कितना होगा n प्लस m। तो हम क्या करेंगे 2 to the power n प्लस m को कम करने के लिए सिर्फ डिस्टिंक्ट फंक्शन कॉल देंगे फॉर डायनेमिक प्रोग्रामिंग। वो कैसे होगा, 3,3 का फॉर एग्जाम्पल बना के देखते हैं कितने फंक्शन कॉल्स हैं। 3,3 को जब करेंगे, वर्स्ट केस की बात करें, बेस्ट केस से पता लग गया, बेस्ट केस में जो साइज रहेगा सीक्वेंस का उतना ही हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा। लेकिन वर्स्ट केस में क्या होगा, अगर मैं 3,3 पे कॉल कर रही हूँ तो एक बार i माइनस हुआ तो ये 2,3 हो गया, एक बार j माइनस हुआ ये 3,2 हो गया। यहाँ पर आए हम C1 C2, ठीक है, 2,3 पे फिर से हमने कॉल किया अपना वर्स्ट केस, एक बार i माइनस हुआ 1,3, एक बार j माइनस हो जाएगा 2,2, फिर i माइनस 1,3 को किया, फिर i माइनस 1 0 हो गया, j एज इट इज कॉपी हो गया, 1,3 को कर दिया 1,2, सिमिलरली 1,2 को कर दिया 0,2। अब एक चीज देखो, इसी तरीके से मैंने लेफ्ट सब ट्री पूरा बना लिया गाइस, 2,3 वाला लेफ्ट सब ट्री पूरा बना लिया है। जैसे ही मैं राइट सब ट्री पे गई, यहाँ पर मुझे 3,3 निकालना था, 3,3 के लिए वी वांट 2,2 प्लस 3,1, लेकिन यहाँ पर लेफ्ट सब ट्री में आप 2,2 की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हो, इसको दोबारा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ओवरलैपिंग प्रॉब्लम है, सॉरी ओवरलैपिंग फंक्शन कॉल है। इसको हम एज इट इज कॉपी करेंगे अपने दूसरे राइट सब ट्री के लिए, जो मुझे यहाँ पर निकालना था C2,2, क्योंकि हमें डायनेमिक प्रोग्रामिंग के लिए सिर्फ डिस्टिंक्ट फंक्शन कॉल्स चाहिए, ओवरलैपिंग नहीं चाहिए। तो इस तरीके से कितने फंक्शन कॉल्स होंगे ये देखो आप, 3,3 इसीलिए लिया है क्योंकि छोटा नंबर है, इसके सारे फंक्शन कॉल्स आप लिख सकते हो। अगर 4,4 लोगे तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, 4,4 हो जाएगा 25, तो हमें 25 डिफरेंट लिखने पड़ते हैं। अच्छा देखो कैसे, अब इसमें डिस्टिंक्ट देख लेते हैं। पहला है डिस्टिंक्ट 3,3, फिर है 2,3, 1,3, 0,3, इस तरीके से सारे लिखो, इस तरीके से सारे लिखो कितने होंगे वो। अब इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में इजीली बताया कि कितने हो सकते हैं डिफरेंट। पहला होगा जैसे यहाँ पर लिखना, रोज में लिखना, सॉरी कॉलम में लिखना 0 1 2 3 जो मेरा साइज है सीक्वेंस का, कॉलम में भी लिखना 0 1 2 3 जो साइज है सीक्वेंस का, ठीक है। दोनों तरफ मैंने साइजेस ही लिखे हैं सीक्वेंस के, ऐसा नहीं है कि m इज इक्वल टू n ही होगा हमेशा, इसीलिए इसको m और n से बता रहे हैं, हमेशा सेम नहीं होगा। ये समझ में आ रहा है, मैट्रिक्स कभी भी n:n नहीं होगी, हमेशा m:n होगी। ओके मैम। तो अब फिल कैसे करते हैं इसको, 0,0 वाली एंट्री यहाँ होगी, 0,1 यहाँ होगा, 0,2 यहाँ होगा, 0,3 यहाँ होगा। इसके अलावा ये जो मैट्रिक्स बन रही है 4:4 की मैट्रिक्स बन रही है, 16 फंक्शन कॉल्स के अलावा इसको निकाल कर देख लेना, इसका बाइनरी ट्री बनाना प्लीज, C3,3 इसका बाइनरी ट्री बनाना और देखना कितने डिस्टिंक्ट फंक्शन कॉल्स आ रहे हैं। तो मैट्रिक्स अगर इसको इजीली, मतलब मैट्रिक्स में हम इजीली देख पा रहे हैं क्योंकि ट्री बनाना हमेशा पॉसिबल नहीं होगा, तो हम देख पा रहे हैं कि सिर्फ इतने ही 16 ही ऐसे फंक्शन कॉल्स होंगे जो अलग होंगे, इसके अलावा कोई भी फंक्शन कॉल नहीं है जो अलग होगा, बाकी सब रिपीटेड होंगे। तो टोटल डिस्टिंक्ट फंक्शन कॉल्स कितने हो गए, m into n। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी इसकी, बिग O ऑफ m into n। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, बिग O ऑफ m into n, ठीक है। अच्छा एक चीज और, अगर C4,4 होता तो कितने फंक्शन कॉल्स होते, प्लीज सुन लो, अगर C4,4 होता तो कितने डिस्टिंक्ट फंक्शन कॉल्स होते, 25। एग्जैक्टली। और निकालेंगे कैसे हम, m plus n into n plus 1, सॉरी m plus 1 into n plus 1, these are the distinct function calls that we have। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी इसीलिए m into n, ठीक है। स्पेस भी सेम रहेगा, टेबल का साइज रहेगा m plus n, सॉरी स्टैक का साइज रहेगा m plus n, टेबल का साइज हो जाएगा m into n, और इनपुट है सेम जो हमारा सीक्वेंस का साइज है। तो स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दोनों ही सेम है, विच इज बिग O ऑफ m into n। अब ये तो हो गया कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस की यूजिंग डायनामिक प्रोग्रामिंग। लेकिन क्वेश्चन, एक तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि LCS का प्रोग्राम आ जाए, ठीक है, या फिर कभी कभी क्या आता है, दो सीक्वेंस दिए होते हैं, उसमें हमें बताना होता है कि इसका लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस क्या है। अब ये चीज ब्रूट फोर्स से आप, मतलब अगर छोटा सीक्वेंस है तो आप कर सकते हो, लेकिन अगर ये चीज बड़ी है, बड़ा सीक्वेंस है तो इट्स टफ, उसके लिए हम ये मैट्रिक्स यूज करते हैं जो यहाँ पर बनी है।
जैसे हमने अभी नैपसैक में टैबुलेशन मेथड पढ़ा था ना, LCS में हम सेम ये मैट्रिक्स पढ़ते हैं। अब इसको मैट्रिक्स को निकालते कैसे हैं, बहुत इजी है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है इजी के साथ। यहाँ देखो ये वाला एग्जाम्पल अभी मत देखना, जस्ट लीव दिस, इसको बाद में करेंगे। को छोड़ दो। ये देखो एग्जाम्पल है x इज इक्वल्स टू x, एक सीक्वेंस दे रखा है AAB, y एक दे रखा है ACA। ये तो छोटा सा है, बहुत इजीली निकल जाएगा। इसको तो बिना मैट्रिक्स के भी आप कर सकते हो, लेकिन मैं मैट्रिक्स से समझा देती हूँ। x सीक्वेंस है AAB, y है ACA, ठीक है। देखो अब इसमें तो m और n की दोनों की वैल्यू सेम है, इसीलिए एक तरीके का स्क्वायर मैट्रिक्स बन रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि m और n की वैल्यू सेम ना हो, तो इट डजंट की मीन कि इसका हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा। यहाँ पर लिख लिया मैंने x, यहाँ पर y भी लिख सकते हो, डोंट बी कंफ्यूज। यहाँ लिखा है मैंने रोज पे लिखा है मैंने x को, y पर लिखा है मैंने कॉलम्स को। पहले वाला जो रो और कॉलम है दोनों 0 0 है, जैसा कि नैपसैक में भी था। 0 0 क्यों कंसीडर करते हैं, क्योंकि कभी कभी नॉन मैचिंग वाली कंडीशंस भी होती है। अच्छा अब देखो करना क्या है, मतलब हमें करना क्या है कि 0 कॉलम और 0 रो को 0 एंट्री से फिल कर दो, ठीक है। 0 कॉलम 0 रो को सबको 0 फिल कर दो, मतलब यहाँ भी 0 है 0 है 0 है 0 है, यहाँ भी सब में 0 है, ठीक है ना। अब हमें फिल कर, हम नेक्स्ट एंट्री क्या है मेरी 1 1, ये मुझे बनानी है। 1 1 मुझे देखना है, मुझे ये वाला देखना है 1 1, ठीक है। अब 1 1 देखने के लिए हम देखेंगे x पे क्या है a, गाइस x पे है a, y पर भी है a। अगर ये दोनों मैच कर रहा है, अगर ये दोनों मैच कर रहा है तो हम जो इसकी डायगोनल वैल्यू होती है विच इज दिस, ये इसकी डायगोनल वैल्यू है ना। अगर 1 1 पे हम जब 1 1 निकालेंगे, मैं चेक करूंगी x में a लिखा है, y के y के सीक्वेंस में भी a है, x के सीक्वेंस में भी a है। हम लोग इन दोनों को कंपेयर करेंगे, a इज इक्वल्स टू a ट्रू हो गया, a इज इक्वल्स टू a ट्रू हो गया ना। यस मैम। तो इसकी डायगोनल वैल्यू कौन सी है इसकी, 0,0। इसको एक इंक्रीज करके यहाँ अपडेट कर देंगे, 0 + 1 1 हो गया, विच शुड बी अपडेटेड ऑन 1 1। अगर कैरेक्टर्स मैच करते हैं, लिख लो, अगर कैरेक्टर्स मैच करते हैं, यहाँ पर लिखा है इनफैक्ट गाइस, यहाँ लिखा है, आप लोग लिखो मत। अगर कैरेक्टर्स मैच करते हैं तो हम डायगोनल वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर जो हमें जो निकालना है हम वहां पर उसको पुट कर देंगे। अगर मुझे 1 1 पे मेरे a मैच कर गए हैं तो डायगोनल में 0 है, तो मैं 0 को +1 करके क्या करूंगी, यहाँ पर लिख दूंगी। 0 को +1 करके मैंने 1 1 पे फिल कर दिया। अब हमें नेक्स्ट एंट्री है मेरी 1 2, नेक्स्ट एंट्री है 1 2। 1 2 में देखो यहाँ पर x पे क्या है a और y पर है c, विच डजंट मैच। अगर कैरेक्टर मैच नहीं कर रहा है, a इज नॉट इक्वल्स टू c, a इज नॉट इक्वल्स टू c, मीन्स हमें इसके जो दोनों वैल्यूज है, मतलब एक तो ये वाला वैल्यू, एक सेकेंड रुको, एक तो ये वाला वैल्यू और एक ये वाला वैल्यू, इन दोनों का मैक्सिमम लिखना है कहां पर, 1, 2 पर। अगर कैरेक्टर मैच नहीं कर रहा है तो उसके अपर साइड में और उसके लेफ्ट साइड में, उसके अपर साइड में मतलब उसका i-1 और उसका j-1, दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा वो हम यहाँ पर फिल कर देंगे, समझ में? यस मैम। नेक्स्ट देखो 1 3। 1 3 में क्या है, a इज इक्वल्स टू a, यस मैम। तो यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी, 1,3 पे क्या वैल्यू आएगी, a इज इक्वल्स टू a हो रहा है, 1 आएगी, क्योंकि इसके डायगोनल में क्या वैल्यू थी, 0, ठीक है। नेक्स्ट बताओ 2, 1, 2, 0 तो 0 ही है, 2, 1 पे आओ, a, मैच कर गया, डायगोनल पे क्या वैल्यू है, 0 तो अपडेट होके यहाँ क्या हो जाएगा, 2, 2, 1 पे 1। नेक्स्ट पे आओ,
A comma A is not equals to C, A is not equals to C, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या वैल्यू है 1, यहाँ पर क्या वैल्यू है 1, मैक्सिमम विल बी 1। नेक्स्ट बताओ 2, 3 बताओ। A मिल गया। A is equals to A हो गया, डायगोनल पे क्या वैल्यू है 1 तो 1 + 1 1 2 2। एक सेकंड बस होल्ड करना। हो गया 3, 1 बताओ। हम 1 आएगा। 3, 2 1 और 3, 3 2 2। तो जो लास्ट में होगा m इंटू n पे जो वैल्यू होगी दिस विल बी द लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस। तो इसका जो लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस होगा वो होगा 2। अब ये तो हो गया जब हमें साइज पूछा हो कि लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस का साइज क्या है, तो हम इस मैट्रिक्स से इजीली कर सकते हैं। लेकिन अगर ये पूछा हो कि सीक्वेंस क्या है, तो देखो हम कैसे करेंगे। हम चेक करेंगे कि हमारी वैल्यूज कहाँ अपडेट होती हैं। डायगोनल वैल्यूज, मतलब डायगोनल वैल्यूज से जब आता है तब मैचिंग होती है। मैचिंग जब होती है तब हम कौन सी वैल्यू लेते हैं, डायगोनल वैल्यू। इट मींस जहां पर भी डायगोनल एरोज है, और इसमें हमेशा याद रखना कि एरोज लगाना कि तुम कौन सी वैल्यू अपडेट कर रहे हो, मतलब मैक्सिमम कौन सी साइड से ले रहे हो और डायगोनल वैल्यू कौन सी अपडेट की है, ताकि जब भी हमें सीक्वेंस पता करना हो तो हम इजीली कर सके। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से हम जो हमारा m, n है यहीं से मूव करना शुरू करते हैं। ये 2 लिया मैंने, इस 2 को कहाँ से कॉपी किया था, अपर साइड से, ठीक है। इस 2 को मैंने कॉपी किया था यहाँ से ना, यस मैम। ठीक है। तो अब 2, ये जो 2 आया था 2, 3 पर जो 2 आया था वो कहाँ से आया था, इसके डायगोनल साइड से। डायगोनल साइड से आया था, मतलब हम समझ गए कि ये मैच किया होगा, राइट। यस मैम। उसको राइट साइड से लिखना शुरू करना, मतलब यहाँ पे पहले मैं लिखूंगी a। जब 2 मैंने अपडेट किया वो मैंने अपडेट किया डायगोनल से, इसीलिए a, मैच किया होगा। यहाँ पर हो गया a, पहला सब सीक्वेंस का पहला कैरेक्टर आ गया a। वापस जाओ, यहाँ पर आए हम, ये यहाँ से अपडेट किया था मैंने, यहाँ पर आ गई मैं इस वाली साइड पे। ये कहाँ से कॉपी किया था, लेफ्ट साइड से, तो देखो लेफ्ट साइड से यहाँ से कॉपी किया था, ठीक है। अब ये वाली चीज अपडेट कहाँ से हुई थी, डायगोनल से अपडेट हुए। इट मींस ये वाला कैरेक्टर मैच किया होगा। यस मैम। एक और ए लिख दो। इस चीज को हम कब तक करेंगे, जब तक मैं 0 तक, जब तक हम 0 तक नहीं आ जाते, ठीक है। तो इसका जो लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस का साइज है इट विल बी 2, और सबसीक्वेंस क्या है हमारा a। दिस इज आवर सबसीक्वेंस। कुछ समझ में आया क्या, थोड़ा सा टफ है बट टफ भी नहीं है, इट्स इजी, राइट। आ गया। चलो एक और एग्जांपल, a b c b d a b, y है b d c a b a। अपने अपने कॉपीज पे करना प्लीज। गेट में क्वेश्चन क्लास प्लीज सुनो। गेट में क्वेश्चंस आते हैं, या तो पूछा होता है कि लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस का साइज क्या है, या फिर कितने ऐसे डिफरेंट सबसीक्वेंसेस हैं, ये भी आता है। इसीलिए जब भी वैल्यूज को टेबल मैट्रिक्स के अंदर अपडेट कर रहे